हाँ जी, तो आज का एक टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब चार्ज रेस्ट में था तो वो प्रोड्यूस करता था वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब चार्ज उसमें रखा था तो उस पर फोर्स लगता था, और कूलम्स लॉ आपने पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ा। लेकिन अब मैग्नेटिज्म में हम जब पढ़ने वाले हैं तो ये है कि चार्ज का ही इफेक्ट है ये, लेकिन जब चार्ज मोशन में होता है तब वो मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करने लगता है। Charge at rest is the source of electric field, charge in motion is the source of magnetic field। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम इसमें एक टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है अबाउट बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे ही मैं बता रहा हूं आपको, अ चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट पर कितनी होती है? जब मैं एक चार्ज किसी बात पे मोशन में चल रहा है, क्या मूव कर रहा है, नॉर्मली हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट्स आर मूविंग चार्जेस। तो जब भी हमारे पास एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक वायर को एक लूप शेप दे दो तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक वायर को एक सोलेनॉइड फॉर्म में बना दो, कॉइल शेप में बना दो, उसके चारों तरफ उसमें भी करंट पास करो तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन किसी जगह वो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होती है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया बायो एंड सावर्ट, है ना। तो बायो-सावर्ट लॉ और एक आगे और एक लॉ पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ की हेल्प से भी हम मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट कर पाएंगे, बट आज हम पहले पढ़ेंगे बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि थिंक अबाउट ए वायर। एक वायर है, मान लीजिए किसी भी शेप का, स्ट्रेट हो सकता है, एक सर्कुलर लूप हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, हाँ, या किसी और शेप में बेंड किया हुआ हो। एक वायर है, मैंने एक सिंपल एक वायर दिखा दिया, and this wire is carrying a current. When this wire is carrying a current, it immediately produces a magnetic field around it. तो I want to know कि इसके आसपास कहीं एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कितनी? तो what बायो-सावर्ट said that magnetic field at point P is produced by every smallest piece of this wire, current carrying wire। इसका इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के किस हिस्से की वजह से क्रिएट हो रहा है? क्या इसके जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, क्या सिर्फ वो है इसके पास इस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, या ये वाला छोटा हिस्सा ये भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये वाला छोटा हिस्सा क्या ये भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? तो बायो-सावर्ट सेड कि यस, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के हर छोटे टुकड़े की वजह से क्रिएट हो रहा है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बाय अ सिंबल बी। बी वेक्टर है वही। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय अ सिंबल बी, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते थे बाय सिंबल ई। वो भी एक वेक्टर था, ये भी एक वेक्टर है। तो let us choose any small piece of this conducting wire। एक छोटा सा टुकड़ा है, a small piece of this wire, इसको हम कहते हैं current element। This is a very small piece of wire, let us say it is dl vector। एक छोटा करंट एलिमेंट dl वेक्टर, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब नेचुरली इसी ये छोटा एक वायर है जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा है, ऐसे बहुत सारे छोटे टुकड़े हैं। वन कैन एज्यूम कि ये सारे छोटे 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 टुकड़े सब आपस में एक साथ एक सीरीज में है ना। और अगर वो सीरीज में है तो एवरी पीस ऑफ वायर इन सीरीज शुड कैरी सेम करंट। इसका मतलब इस डीएल से जितनी करंट जा रही है वो डीएल मैंने यहां बनाया हो तो उसमें से भी वही करंट जा रही होती है। अब ये छोटा सा जो एक मैंने डीएल दिखाया है, छोटा सा टुकड़ा, वो एक वेक्टर फॉर्म दिया मैंने। डायरेक्शन ऑफ डीएल आप हमेशा उसी तरफ दिखाएंगे जिस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन है। मतलब ये डीएल अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो ये डीएल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा हुआ। अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो डायरेक्शन कुछ और होगा।
क्योंकि एक वायर स्ट्रेट वायर नहीं है, तो इसको डीएल को आप कहां चूज करेंगे, उस पॉइंट पर डीएल का डायरेक्शन उस करंट के डायरेक्शन के साथ मैच करेंगे। तो मैं मान लीजिए ये करंट का डायरेक्शन जो था इस पॉइंट पर, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो ये शायद डीएल का डायरेक्शन ऐसा है, डीएल इज इन दिस डायरेक्शन। ये जो डॉटेड लाइन बनाई मैंने, ये डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर है। अब इस पॉइंट पर जहां पर ये डीएल वेक्टर चूज किया, इसको एक ओरिजिन मान लें अगर हम, तो इस पॉइंट से पॉइंट पी तक एक मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, आर वेक्टर। मतलब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ओ इज दैट पॉइंट वेयर यू हैव चूजन दैट डीएल वेक्टर। अब अगर आप डीएल यहां चूज करते तो उसको ओरिजिन मान लेते, उस पॉइंट से आप एक आर वेक्टर ड्रॉ करते, तो आर वेक्टर उधर से किसी और डायरेक्शन में होता, शायद उसकी लेंथ भी अलग होती। नाउ यू हैव टू वेक्टर्स, अ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। इस डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एक एंगल है, मान लीजिए थीटा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप डीएल कहां चूज करेंगे, डीएल और आर के बीच के एंगल की भी वैल्यू बदलती चली जाएगी। जैसे मैंने अगर यहां डीएल बनाया होता तो आर वेक्टर ऐसा होता, तो यहां डीएल और आर वेक्टर के बीच में लगभग एंगल 90 हो जाता। यहां पे चूज करता डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होता, आर वेक्टर इधर होता, तो एंगल शायद 90 से ज्यादा हो जाता। मतलब क्या क्या चीजें देखिए वेरिएबल है यहां पर, आर इज वेरिएबल, डीएल जहां चूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा पॉइंट पी से उसका डिस्टेंस आर, और उसका डायरेक्शन क्या है वो भी बदलेगा। तो आर डिस्टेंस बदल रहे हैं, आर का डायरेक्शन बदल रहे हैं, और आर डीएल के साथ कितने एंगल पर है, किस डायरेक्शन में, वो बताने के लिए हमने एक एंगल थीटा से डिनोट कर दिया। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट्स की वजह से, जिसमें से करंट आई जा रही है, जिसका डिस्टेंस पॉइंट पी से आर है और जिसका डायरेक्शन डीएल वेक्टर के साथ थीटा है, बायो-सावर्ट बताते हैं कि इस पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बायो-सावर्ट लॉ। अब मैंने जो बी लिखा, वो बी इस पॉइंट पी पर पूरी वायर, मे बी वायर और आगे भी तक हो, पूरी वायर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बी है। जितनी लंबी वायर हो या जिस शेप की भी वायर हो, उसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी है। लेकिन बायो-सावर्ट आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो क्योंकि वो करंट एलिमेंट बहुत छोटा सा है, तो मैं उस करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि नेचुरली एक स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम लिख देते हैं डीबी वेक्टर। उसका हम नाम लिख देते हैं डीबी वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, the magnetic field due to a current element dl, करंट एलिमेंट किसको कहा था, समझ में आ गया? करंट एलिमेंट dl एट अ पॉइंट p having a position vector r with respect to dl वेक्टर, कि dl वेक्टर जहां आपने चूज किया उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है, एंड कैरिंग ए करंट I is given by, ठीक है। ये लॉ एक सिंपल एम्पिरिकल लॉ कहलाता है। एम्पिरिकल लॉ का मतलब होता है लॉज विच आर बेस्ड ऑन ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो ये भी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ही मिला हुआ एक लॉ है। तो क्या बता रहा है कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितना है, डीबी वेक्टर। अब डीबी मैंने क्यों लिखा, पहले तो बी लिखा था, अब डीबी लिखा, आप समझ में आ गया। B इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, जो उस पूरी वायर की वजह से होगा। अभी बायो-सावर्ट लॉ आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस DL की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वो DB है। इट इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी म्यू नॉट क्या है मैं बता रहा हूं, इनटू I DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाई R क्यूब। This is the mathematical statement of बायो-सावर्ट law.
अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, वेयर म्यू नॉट, जिसको हमने अभी म्यू नॉट कॉन्स्टेंट कहा, म्यू नॉट इज कॉल्ड एज द परमिएबिलिटी, इट इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि वैक्यूम का या किसी मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का एक प्रॉपर्टी था परमिटिविटी। इट इज बिकॉज ऑफ दैट परमिटिविटी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता था। एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे फोर्स कितना कम या ज्यादा होगा वो उस मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंडेंट था। सिमिलरली यहां पर इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो इस करंट एलिमेंट और इस पॉइंट P के बीच में क्या मीडियम है उस मीडियम पर डिपेंडेंट होगा। मीडियम बदलेगा, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी। तो वो मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इस पॉइंट पर, जो कि सेम दूरी पर है, सेम करंट एलिमेंट है, सेम करंट कैरी कर रहा है, सिर्फ मीडियम बदलने से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बदल रही है तो वो चेंज उस मीडियम की किसी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है और उस प्रॉपर्टी का नाम है परमिएबिलिटी। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि एक मीडियम के, एक सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, यानी कि एक कंडक्टर होता है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक होता है। यहां पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में भी मटेरियल्स को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो यहां पर भी मटेरियल्स को हम बेसिकली दो तरह से, पहले हम डायामैग्नेटिक और दूसरे को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक का एक स्पेशल क्लास होता है फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहां पर बेसिकली तीन तरह के मटेरियल्स हो जाते हैं, है ना। तो यहां मटेरियल बदला, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी। तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को अभी ध्यान में रखो, एग्जैक्टली परमिएबिलिटी क्या मतलब रेफर कर रहा है ये हम जब मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आपको ये टर्म फिर से समझाया जाएगा। तो अभी हमारे लिए फिलहाल एक कांस्टेंट है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस करंट एलिमेंट dl और उस पॉइंट P के बीच में मीडियम की प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। तो उस मीडियम की प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मीडियम की बदल जाती है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। और अगर यहां अभी मीडियम ना होके वैक्यूम है तो वैक्यूम की अपनी एक परमिएबिलिटी, वैक्यूम में भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो म्यू नॉट इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो मतलब 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर दोगे तो वो सिर्फ 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। एंड इसकी यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। वेयर टेस्ला इसको मैंने कैपिटल T से डिनोट किया। इट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी अभी फिलहाल ध्यान में रखो, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं ये भी हम इसी चैप्टर में आगे डिफाइन भी करेंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम पढ़ लिया था, फिर आगे चलकर आपने कूलम डिफाइन किया था। लाइक दैट अभी हम इस लॉ में बता रहे हैं कि B इज मेजर्ड इन SI सिस्टम्स इन यूनिट कॉल्ड एज टेस्ला। इसको हम CGS में भी नापते हैं, इसकी एक और यूनिट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गॉस। गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड 1 टेस्ला इज 10 टू द पावर 4 गॉस। Relationship between Tesla and Gauss is that 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss, या 1 Gauss is equals to 10 to the power -4 Tesla, right? Now अब आप देख रहे हो कि इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखी थी वो एक वेक्टर फॉर्म में है, यहां एक क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब इसी एक्सप्रेशन में हमारे पास दोनों बातें छिपी हुई हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है और इस पॉइंट P पर इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये दोनों बातें इसी एक्सप्रेशन के अंदर छिपी हुई है। तो मैं दोनों बातों को अलग अलग करके बताता हूं। पहले मैं बताता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ dB वेक्टर। तो अगर मैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करूं तो वो dB वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस उसका हमने मॉडुलस लिख दिया, मॉड लिख दिया।
So that would become mu naught upon 4 pi I dl a क्रॉस b वेक्टर होता था, आप पढ़ते थे a क्रॉस b इज ab sin थीटा, तो dl क्रॉस r मीन्स dl इंटू r इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, जो कि इस फिगर में दिखाया था dl वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच में एंगल था थीटा, तो dl क्रॉस r मीन्स dl इंटू r साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई r क्यूब, तो एक r कैंसिल आउट कर दें, तो योर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन स्मॉल करंट एलिमेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta divided by r square. So this will be more important for you. हम देखेंगे कि हम इस एक्सप्रेशन का बार बार यूज करेंगे टू फाइंड आउट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स, कि इस पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी होगी तो हम इसी मैग्नेटिक फील्ड को सम अप करेंगे, बहुत सारे करंट एलिमेंट्स बनाएंगे और हर करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को देखते हुए सम कर लिया करेंगे। नाउ डायरेक्शन की बात करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज अबाउट डायरेक्शन। तो क्योंकि आपने देखा इस एक्सप्रेशन में आपने देखा था एक क्रॉस प्रोडक्ट था डीएल क्रॉस आर, तो हमें ये डीएल, बाकी सारी चीजें तो स्केलर फॉर्म में लिखी हुई हैं, इसका मतलब डीबी वेक्टर विल बी नाइदर इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर नॉर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो वही बात यहां पे मेंशन करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ dB vector is given by the product dl vector cross r vector. Remember, it is dl cross r, never r cross dl, right? So dl cross r will be giving the direction of dB vector by using the right hand thumb rule. The right hand थंब रूल है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी फिगर को वापस देखूं तो लुक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर आपको परफॉर्म करना है डीएल क्रॉस आर। तो मेथड क्या था स्ट्रेच योर फिंगर्स, ऐसे आपको अपनी फिंगर स्ट्रेच करनी है, your fingers should be first stretched in the direction of dl vector। तो ये रहा dl वेक्टर। अब मैं dl की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को ऐसा भी रख सकता हूं, ऐसा भी रख सकता हूं, ऐसा भी रख सकता हूं। I have to keep my hands in such a with my fingers in such a way कि that finger should be in the direction of dl and I should be able to turn my fingers in the direction of r। So it should be kept like this, dl cross r। So my thumb is going into the paper। So here in this figure, in the given figure, the direction of dB vector is हम कैसे लिखते हैं, is perpendicular to the plane pointing इनवर्ड्स। तो ये लिखने का तरीका है, हाँ, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड्स। अब मैं अगर इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी देखिए आपको दिखाऊं, लेट अस चूज सम मोर एग्जांपल्स टू फाइंड आउट हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट दिस इज द करंट कैरिंग वायर, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, करंट इज आई इन दिस डायरेक्शन, दिस इज करंट। What will be the direction of magnetic field at a point P over here? तो choose anywhere, यहां पर मैं कहीं भी choose कर लूं, means this is the direction of current। So this is, of course, this is the appropriate method of finding out direction of magnetic field, that is cross product. But there is one more simpler way, which will be more easier and more comfortable for you. That rule is called as the right hand grip rule. That rule is called as the right hand grip rule. And what does it say? It says that imagine that conductor which is carrying the current is held by you in your right hand. It is held in your right hand in such a way that wire is in the direction of your thumb.
Hold it in such a way that current is in the direction of thumb. Then the tips of the fingers along which the tips of the fingers are the direction along which the tips of the fingers are turning or curling. जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स उस वायर के चारों तरफ घूम रही हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ एक ऐसा लूप बना रहा है ना. मतलब इस वायर के ठीक ऊपर अगर यहां एक पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. इसके ठीक नीचे एक पॉइंट है तो देखिए आपकी फिंगर्स ऐसे घूम के उस तरफ जा रही है. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन. अगर मैं इस वायर से थोड़ा सा यहां से अगर मैं देख रहा हूं इसके अपर साइड, यहां पर मैं एक पॉइंट चूज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माय फिंगर्स आर मूविंग अप. दैट मीन्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है. यहां से घूम कर ऐसे आ रहा है दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, और यहां से मूव कर रहा है इनवर्ड्स. सो लाइक दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो यू ड्रॉ ए सर्कल. इमेजिन कि इसके चारों तरफ एक सर्कल है. किसी भी पॉइंट पर उस सर्कल के किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ड्रॉ ए टेंजेंट. That tangent will give you the direction of magnetic field. Okay, so here at this point P, the direction of क्या हुआ? Direction of B is perpendicular to the plane. किधर? Pointing outside. Pointing outside. Another example. Take up another example. If I say this is a dot, dot means pointing out. For me, the symbol of dot, let me mark a dot inside a circle. A dot inside a circle may represent anything. चाहे वो करंट को हम शो करने के लिए यूज करें, चाहे हम वो आर वेक्टर को शो करने के लिए करें, या वो डीएल वेक्टर को शो करने के लिए करें. एनीथिंग विच इज पॉइंटिंग आउट विल बी कॉल्ड एज will be denoted as dot. Now this is current. If this is current, there is a point P at some distance r. At right hand side of this current carrying wire there is a point P. Now what is the direction of magnetic field? Hold this wire. This is the wire. Current is upwards, right? Think that you are holding this conductor in your right hand. Thumb in the direction of current. And in this case the thumb is pointing up. So my fingers are rotating around this wire in such a way. So the direction along which the tip of my fingers are rotating is the direction of field. So my fingers are rotating in this direction. So at this point on that circle, imagine you draw a tangent. So this is the direction of magnetic field. So can you see here that direction of B or dB vector, whatever, is always, जैसे इस फिगर में देखिए यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिला अपवर्ड्स. मैं अगर इस पॉइंट को इस वायर से किसी भी एक डीएल से जोड़ता तो ये आर वेक्टर था. अगर ये आर वेक्टर था, यहां एक डीएल वेक्टर था, तो देख रहे हैं आप आर वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है डीबी वेक्टर. डीबी का डायरेक्शन और आर का बीच एंगल देखिए क्या है? 90. डीबी के डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन, उनके बीच में एंगल देखिए 90 डिग्रीज. तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, क्योंकि वो डीएल क्रॉस आर से था, इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एज वेल एज आर वेक्टर. तो जिस डायरेक्शन में आपको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो आप उस पॉइंट पी पर देखिए कि डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है डीबी उसके अलोंग होगा. अब वो इन होगा या आउट होगा, है ना, अप होगा डाउन होगा, वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना है या राइट हैंड थंब रूल, ग्रिप रूल लगाकर करना है. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट डायरेक्शंस, है ना. तो या तो आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करिए, नहीं तो जैसे मैंने आपसे कहा ग्रिप रूल यूज कर सकते हैं. हाँ, ग्रिप रूल इज होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, thumb in the direction of current, the direction along which the fingers are turning around it, that is the direction of magnetic field. Tip of the fingers are telling you the direction of magnetic field. Now, making use of this Biot-Savart law, let us first of all do one application, finding out magnetic field due to a straight wire.
straight and infinitely long current carrying wire. ओके वैसे तो ये आपके कोर्स के बाहर है. इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से भी फाइंड आउट करेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस को करते हुए. यू हैव अ वायर, infinitely long wire, a straight long wire, and this wire is carrying a current I, straight wire. Now you are given some point, this is some point P. Where is this point P? कहाँ है ये? इस point को locate करने के लिए हमने एक perpendicular draw किया. Suppose its perpendicular drops at point O. This is a perpendicular drop. The perpendicular distance of this point P from this straight wire is suppose A. It is A. Now on this wire, let us choose somewhere a point A. And at point A, which is at a distance of suppose this OA, let this OA is something L. This OA is at a distance of L from O. So this length, this is L. And from A, let us join P. A to P. And imagine one small current element dl. This is a small current element dl at A. So dl is a L is a current dl is a current element chosen at a distance of L from point O. Okay. Now you know आपने बायो-सावर्ट लॉ में कहा था कि जहां भी हम करंट एलिमेंट चूज करते हैं उस करंट एलिमेंट से पॉइंट P का जो डिस्टेंस था उसको R लिखा था हमने. तो लेट दिस इज R, राइट. एंड द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड R वेक्टर, ये R वेक्टर हुआ. The angle between dl vector and r vector means this angle is theta. So Bayo-Savarт tells you that this current element is going to produce a magnetic field point at point P given by that Bayo-Savarт law. Okay, so let's write down what is the magnetic field due to this current element dl which is carrying a current I at point P. So I is the current in the wire. Therefore according to Bayo-Savarт law, अगर हम इसको अप्लाई कर दें, magnetic field at P due to current element dl क्या था? हम अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. इट इज dB. इट वॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. यही था एक्सप्रेशन, I साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. लेट्स सी व्हाट इज द डायरेक्शन. इस dl की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है मैं दोनों बताता हूं. ग्रिप रूल से भी देखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से भी देखते हैं. तो ग्रिप रूल सेज दैट इफ दिस इज dl, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, होल्ड इट इन योर राइट हैंड. ऐसे अपने राइट हैंड में पकड़िए. अब पॉइंट P यहां है. अगर पॉइंट P यहां है, मैं अगर अपने हाथों से अगर ऐसे फिंगर्स को टर्न कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं? माई फिंगर्स आर गोइंग इन टू द पेपर. ऐसे घूमते हुए अंदर जा रही है मेरी थंब, फिंगर्स टर्निंग अराउंड इट, पॉइंटिंग इनवर्ड्स. ये तो हुआ ग्रिप रूल से. चलिए राइट हैंड रूल लगाकर या क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो रूल आपने पढ़ा उसको लगाते हैं. सो दिस इज dl वेक्टर, दिस इज r वेक्टर. dl और r के बीच में ये एंगल है. तो stretch your fingers in the direction of dl, turn in the direction of r vector. dl cross r, thumb is pointing inwards. तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. ठीक है, पॉइंटिंग
इनवर्ड्स। अच्छा, अगर ये डीएल मैंने यहां ना चूज किया होता, यहां चूज किया होता, तो सपोज ये डीएल यहां चूज किया होता मैंने, मतलब यहां ना होके यहां होता, तो आर वेक्टर ऐसा होता, आर वेक्टर ऐसा होता। अब डीएल वेक्टर ये है, आर वेक्टर ये है, और डीएल और आर के बीच में एंगल जो थीटा होता वो यहां हो जाता। तो अब किधर आएगा? अब डीएल क्रॉस आर अभी भी इनवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं डीएल वेक्टर को यहां चूज करूं, यहां चूज करूं, यहां चूज करूं, इस वायर पे कहीं भी चूज करूं, हर डीएल की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड ही आ रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। वेक्टर एडिशन में ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अगर डीबी कहीं भी चूज है, डीएल कहीं भी चूज किया जाए, हर डीएल की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही आ रहा है। इसका मतलब हर मैग्नेटिक फील्ड डीबी को मुझे सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देना होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। ऐड करना मतलब इंटीग्रेट कर देना चाहिए। ऐसे जितने डीएल्स बनेंगे इस पूरी वायर पर, मैंने कहा था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, मतलब उधर इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी है, जितने भी इस पूरी वायर पर डीएल्स बनेंगे, हर डीएल का कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन हर डीएल के लिए क्या क्या अलग होता जाएगा? आर अलग होता जाएगा। यहां होता तो सबसे छोटा आर होता, जो कि आर एक एक को ले जाता है। यहां हो गया तो आर बढ़ गया, यहां लेते तो आर थोड़ा और बड़ा हो जाता है। आर बदलेगा साथ साथ थीटा भी बदलेगा, थीटा बदलेगा साथ साथ एल भी बदलेगा, मतलब एल, थीटा, आर, ये तीनों सब बदलते चले जाएंगे जैसे जैसे आप एल बदलेंगे, उनकी पोजीशन को बदलेंगे। तो जो भी हो, लेकिन हर पॉइंट, हर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब इंटीग्रेशन करते समय सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एल, थीटा और आर ये तीनों वेरिएबल्स हैं। हमें इस फंक्शन को एक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है जो सिर्फ एक वेरिएबल में हो। या तो सबको थीटा में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको एल में कन्वर्ट कर दो, या सबको आर में कन्वर्ट कर दो। तो लेट अस ट्राई कैसे कन्वर्ट करते हैं। पॉइंटिंग इनवर्ड्स है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर हमें मिला था इनवर्ड्स। अब कैसे करते हैं देखो इसको। हमारे पास एक ट्राइंगल है, थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं इसमें। एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में एक साइड ऐसा है जो कांस्टेंट है, एल और आर वेरिएबल है ना। जब मैं ये डीएल बदलूंगा तो एल और आर बदलेगा, लेकिन आप डीएल कहीं भी बनाएं, ए तो हर बार वही रहेगा, है ना। साथ में थीटा बदलेगा। अब अगर ये थीटा है, अब अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला अंदर जो एंगल दिखाई पड़ रहा है, दिस मस्ट बी 180 माइनस थीटा। ये एंगल 180 माइनस थीटा है। अब अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है, तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड एक परपेंडिकुलर साइड है, ये वाली साइड एल उसका बेस है, तो आर उसका हाइपोटेन्यूज है। हम एक एक करके, एक बार एल को और एक बार आर को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो एल का रिलेशनशिप ए के साथ करते हैं, क्योंकि ए कांस्टेंट है। ओके, तो पहले यार एल और ए के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो इस ट्राइंगल में एल और ए को रिलेट करने के लिए देखिए, ये है दोनों एक परपेंडिकुलर तो एक बेस, तो मैं tan ले लूं, है ना। tan 180 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a डिवाइडेड बाई एल, a डिवाइडेड बाई एल। व्हाट इज tan 180 माइनस थीटा? कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इट मीन्स इट इज माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई एल, minus tan theta a by l. It means what is l? अगर a and tan theta was a by l, it means l is equals to minus a tan theta, minus a tan theta, ठीक है ना। tan 180 minus theta was a by l, tan 180 minus theta was a by l, tan 180 minus theta was minus tan theta, ठीक है ना। तो L becomes a tan theta। लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में
हमारा जो एक्सप्रेशन था उसमें एल नहीं है, डीएल है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. लेट अस डिफरेंशिएट इट. तो व्हाट इज डीएल अपॉन डी थीटा? वेरिएबल डी थीटा, थीटा है तो डीएल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए तो कांस्टेंट है, tan थीटा डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज secant स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो dl कैन बी रिप्लेस्ड एज माइनस ए secant स्क्वायर थीटा d थीटा. This we will substitute in our equation number 1 later on. Now let us come back to this same triangle. हमने L को in terms of theta बदल लिया है ना. Let us relate R and A. R and A को रिलेट करते हैं इसी ट्राइंगल से. तो R is hypotenuse, A was perpendicular. तो कौन सा रिलेशनशिप लेना चाहिए हमें, साइन थीटा. तो सेम ट्राइंगल साइन 180 माइनस थीटा was A upon R. So what can be written is sin 180 minus theta is sin theta. Sin 180 minus theta is sin theta is equals to A upon R. So what can be written is R is equals to A upon sin theta. A upon sin theta means A cosec theta. So R can be replaced as A cosec theta and dl can be replaced as minus A secant square theta d theta. So let us replace it in our equation number 1 in place of dl, in place of R, because both have been converted into theta. So putting in equation 1, dv becomes mu naught upon 4 pi I as it is. dl को हम रिप्लेस करते हैं माइनस A secant square theta d theta multiplied by sin theta was already there and divided by R. R was R square. So R square means A square cosec square theta. ओके हमने यहाँ एक एरर किया ना, L इज इक्वल्स टू A tan थीटा नहीं था, L इज इक्वल्स टू A माइनस A cot थीटा हो रहा था, A cot थीटा था, क्योंकि tan थीटा वॉज A बाई L, तो L आएगा, L इज इक्वल टू A अपॉन आ जाएगा, तो इट विल बी A cot थीटा, है ना. इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या होने वाला था, dl अपॉन d थीटा इज A कांस्टेंट, cot थीटा डेरिवेटिव विल बी माइनस, एक माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इट इज नॉट सेकेंड स्क्वायर थीटा, इज कोसेक स्क्वायर थीटा, इट इज ए कोसेक स्क्वायर थीटा. करेक्ट करेंगे तो dl अपॉन डी थीटा इज ए कोसेक स्क्वायर थीटा. तो हियर इट इज इक्वेशन dl इज इक्वल्स टू ए कोसेक स्क्वायर थीटा. This is as it is, this is okay. Now let us substitute it. When I substitute it, it is now dB is equals to mu naught upon 4 pi I. dl is replaced as A cosec square theta d theta into sin theta divided by R square, which is A square cosec square theta. A square cosec square theta. So you see, a cosec square theta cancels out. One A also cancels out. So what are you left with is a very simple expression now. dB is equals to mu naught upon 4 pi I sin theta divided by, नीचे एक A भी है, A d theta. So this is our expression. Now it is only in one variable, that is theta. So we can integrate it now. Therefore total magnetic field at P, it becomes B is equals to integration of dB, है ना. When I integrate it,
dB was mu naught upon 4 pi I upon a sin theta d theta. तो constants keep it out. Mu naught I upon 4 pi a. The integration of only sin theta d theta. Now here the variable is theta, so what should be our limits? Now come back to the same figure. If you look at this figure, dl can be chosen anywhere from O to plus infinity or from O to negative infinity. So limits will be from minus infinity to plus infinity. That means when you are at, ध्यान दीजिए आप, when you are at minus infinity, because our limits are to be written in terms of theta. So when you are at minus infinity, what is the angle theta going to become? See, जैसे अभी यहां पर है, जब हम यहां पे पहुंचेंगे तो 90 हो गया, यहां पे पहुंचे तो ये एंगल एक्यूट हो गया, और नीचे जाइए एंगल और स्मॉलर हो गया, एंड सो ऑन. इमेजिन कि जब आप इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो ये एंगल किसकी तरफ बढ़ रहा है? जीरो की तरफ. सिमिलरली अगर आप यहां से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये एंगल और बड़ा होता जा रहा है. दैट मीन्स जब आप इन्फिनिटी पे पहुंच रहे तो ये एंगल कितना हो रहा जा रहा है? 180 डिग्रीज. तो लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू 0 to pi. 0 to pi. इंटीग्रेट कर देते हैं. सो इट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 pi a इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा minus cos theta, limits 0 to pi. So when I put with a negative sign, it is mu naught I upon 4 pi a upper limit. When I put it as upper limit as pi, the minus cos pi. Cos 180 is already, cos 180 is minus 1, है ना, and cos 0 is 1. So upper limit is pi, so it becomes plus 1. Cos 180 plus 1. And when I substitute with this lower limit 0 and I have to subtract it, so it becomes plus 1 again. No, फिर से समझा देता हूं. अपर लिमिट, आप एक काम करो, माइनस को पहले बाहर कर लो, एंड देन यू राइट इट इज cos थीटा 0 to pi, है ना. माइनस को बाहर रखते हुए cos pi माइनस cos 0 कर दें, है ना. तो माइनस cos pi होता है कितना? -1, माइनस cos 0 कितना होता है? 1. तो -1 हो गया -2, और एक और माइनस साइन की वजह से वो +2 हो जाएगा. सो इनसाइड यू आर लेफ्ट विथ, तो b हो गया अब आपका, लिमिट्स आप रखना जानते हैं. So it is mu naught I upon 4 pi a into 2. Right? So cancel it out. Your result is B is equals to mu naught I upon 2 pi a. So this is your magnetic field due to a long, infinitely long straight current carrying wire. This wire was extending to infinity at both ends. Means its limits were minus infinity to plus infinity. It was extending to both the ends. When it is extending to both the ends, magnetic field is mu naught I upon 2 pi a. Okay. So when you were at point P, the magnetic field was pointing in. Suppose the same point was given somewhere on this left hand side, then using the right hand grip rule, you'll see the magnetic field will be pointing out. So the magnetic field is existing around this wire in the form of loops. इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. तो मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होगी, हमेशा आप ध्यान रखेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी लूप्स बनाते नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस हमेशा लूप्स में ही होती है. राइट. सो दिस इज योर एक्सप्रेशन, एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. ऑल्दो ये हमने बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से डिराइव कर लिया है, लेकिन ये आपको एक बार और एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करना है. और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप देखें तो आपको ये एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ही करना है, बाय बायो-सावर्ट लॉ नहीं करना है ना, क्योंकि ये बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस में, स्ट्रेट वायर आपके एप्लीकेशन में नहीं है. चलिए दूसरी एप्लीकेशन करते हैं.